अच्छा, ऋषिका मोदी, आप मेरे, आई होप मेरा ऑडियो क्लियर है। तो आप अभी तक आपके जो प्रॉपर कांटेक्ट नंबर है वो मेल नहीं किए हैं, ठीक है? उसको मेल कीजिए, नहीं तो आपके जो कांटेक्ट नंबर वो रजिस्टर नहीं रहेगा, क्योंकि आपके कांटेक्ट नंबर इनवैलिड दिखा रहा है। तो वो मैं एक बार फिर से आपको बोल दे रही हूँ कि उसको मेल कीजिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा बाद में। ठीक है? अच्छा, चलिए, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आज हमारा मिनरल्स के बारे में क्लास रहेगा। तो क्लास में पिछले क्लास पे हम मिनरल्स के जो मैक्रो मिनरल्स थे तो उसके बारे में हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम स्टार्ट करेंगे माइक्रो मिनरल्स के बारे में। ठीक है? सो माइक्रो मिनरल्स में, जैसे कि बताई थी कि माइक्रो मिनरल्स के अंदर कुछ मिनरल्स ऐसे हैं जिसका जो फंक्शन है वो हमें मेनली बहुत इलेबोरेटली जानना जरूरी है। उसमें फर्स्ट जो मिनरल्स के बारे में हम बात करेंगे वो है आयोडीन एंड आयरन। दिस टू मिनरल्स हैज नंबर ऑफ इम्पोर्टेंस इन द ह्यूमन बॉडी। जैसे कि अगर हम आयोडीन की बात करते हैं, सो आयोडीन का मेजर इम्पोर्टेंस होते हैं थायराइड हार्मोन सिंथेसिस में। थायराइड हार्मोन सिंथेसिस मतलब ह्यूमन बॉडी सिस्टम में, एंडोक्राइन सिस्टम में हम थायराइड हार्मोन के बारे में हमारा पता चला था उस टाइम पे। तो आयोडीन का अलग से हमारे बॉडी में वैसे कुछ काम नहीं है। ठीक है? जो काम रहता है वो थायराइड हार्मोन के माध्यम से ही हमारे बॉडी में काम होते हैं। और इस थायराइड हार्मोन का काम क्या रहता है हमारे बॉडी में? फर्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट काम रहता है वो है सेल ग्रोथ। सेल ग्रोथ के लिए, स्पेशली फीटस के लिए, मतलब एम्ब्रायो के लिए, उसके ग्रोथ के लिए थायराइड हार्मोन्स की जरूरत है। नेक्स्ट, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में तो काम आते ही है, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। ये तीन मैक्रोन्यूट्रिएंट से एनर्जी पाने के लिए हमें जो एनवायरनमेंट चाहिए, दैट इज थायराइड हार्मोन्स। नेक्स्ट काम करते हैं हमारे, यूजुअली ये देखा जाते हैं कि मेंटल हेल्थ के लिए। ठीक है? मेंटल हेल्थ के लिए भी थायराइड हार्मोन काम करते हैं, इसीलिए अगर थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी हो, थायराइड हार्मोन्स की या फिर आयोडीन हो, उस सिचुएशन पे फीटस में ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होते हैं। फीटस के बॉडी में ना ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होता, जिसकी वजह से आफ्टर बर्थ उसको कुछ बर्थ डिफेक्ट्स आते हैं। लाइक उनके उसके स्टंट ग्रोथ हो जाते हैं, ड्वार्फिज्म कहते हैं जिसको, मतलब उसका हाइट नहीं बढ़ता है, या फिर जाइगेंटिज्म हो सकता है, हाइट बहुत ज्यादा ही हो जाते हैं नॉर्मल से बहुत ज्यादा। इसके साथ साथ ब्रेन डेवलपमेंट प्रॉपरली नहीं होते, कुछ भी चीजों को सोचने समझने के लिए जो मेंटल जो पावर चाहिए वो नहीं रहता है। आ, उसके साथ साथ उनके एक्टिविटी, उनके बिहेवियरल एक्टिविटी में भी प्रॉब्लम्स आते हैं। अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो तो ये बेसिकली कहा जाते हैं कि अगर आयोडीन डेफिशिएंसीज होते हैं तो हमारे बॉडी में जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसको कहा जाते हैं IDD, मतलब आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। ठीक है? IDD, आयोडीन, आई फॉर आयोडीन, डी फॉर डेफिशिएंसी, नेक्स्ट डी फॉर डिसऑर्डर, आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कहा जाते हैं। इस आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर में अगर सिर्फ ये चाइल्डहुड के लिए नहीं होते हैं, एडल्ट एज में भी देखा जाते हैं। इनफैक्ट ओल्ड एज में भी आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर देखा जाते हैं।
लेकिन इसका कुछ अलग अलग नाम रहते हैं। जैसे कि अगर हम एकदम चाइल्डहुड स्टेज पे मानते हैं, तो चाइल्डहुड स्टेज पे आते हैं क्रेटिनिज्म। ठीक है, क्रेटिनिज्म कब होते हैं? ये इन्फेंट और चाइल्ड में जब आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर हो तब क्रेटिनिज्म देखा जाता है। क्यों? अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे माँ की बॉडी में आयोडीन डेफिशिएंसी है तो क्रेटिनिज्म में प्रॉब्लम क्या आते हैं? बच्चों के ओवरऑल ग्रोथ पे तो एक प्रॉब्लम आएगा ही, इसके साथ साथ उनके जो अपीयरेंस होते हैं, अपीयरेंस पे ये देखा जाता है स्किन बहुत ज्यादा ड्राई स्केली स्किन जैसा होता है। उसके जो स्कल है, ये जो स्कल पोर्शन है, ये नॉर्मल शेप नहीं रहता है, थोड़ा बड़ा रहता है। चेस्ट साइज जो है वो भी थोड़ा सामने की तरफ ज्यादा रहता है। इसके साथ साथ उनके अपीयरेंस में मतलब बिहेवियरल चेंजेस में मतलब लगने में ऐसे लगता है कि उनका टंग जो है, टंग ऑलवेज वो बाहर निकल आते हैं। ठीक है, कुछ भी बात करने के लिए, कोई भी बात करने के लिए वो एक दिक्कत जैसा होता है और टंग बाहर आते हैं। इसके साथ सलाइवा, कॉन्स्टेंटली सलाइवा सेक्रेट होते हैं। बच्चों के इम्यून सिस्टम बहुत पुअर होते हैं और ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होते हैं, एज के वाइज मैच्योरिटी नहीं आते हैं। ठीक है, ये सारे प्रॉब्लम्स हम देखते हैं क्रेटिनिज्म में, जो कि बहुत ज्यादा टाइम पे हम स्पेशल चाइल्ड में भी दिखते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स हमें दिखता है। नेक्स्ट जो होते हैं एडल्ट एज में देखा जाते हैं, दैट इज गॉइटर। ये एडल्ट एज पे देखा जाते हैं। ठीक है, गॉइटर में क्या होते हैं? ये जो हमारा थायराइड ग्लैंड रहते हैं इधर पे, ठीक है, ये हमारा ट्रैकिया है, ट्रैकिया के ठीक दोनों साइड पे रहते हैं हमारे थायराइड ग्लैंड। तो ये थायराइड ग्लैंड इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, स्वेलिंग हो जाते हैं थायराइड। स्वेलिंग हो जाते हैं पूरा ग्लैंड जब एकदम ग्लैंड एप्लीकेशन आते हैं मेटाबॉलिक रेट पे। मेटाबॉलिक रेट बहुत ही कम हो जाए, फैटिक जैसा फील होता है, बहुत ज्यादा वीकनेस फील होते हैं। इसी के साथ साथ हमारे जो वॉइस है, वॉइस थोड़ा चेंज हो जाते हैं, बहुत ज्यादा हार्श वॉइस होते हैं। हम बहुत ज्यादा हीट सेंसिटिव हो जाते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा गर्मी हमें टॉलरेट नहीं होते हैं। इसी के साथ महिलाओं के लिए उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल में दिक्कत आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या होता है? उनके अब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, फूड मतलब न्यूट्रिएंट के डाइजेशन अब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम आते हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हमें दिखते हैं। ओके, एंड अगर थोड़ा सा मिडिल एज पे या फिर मतलब ओल्ड एज पे जो प्रॉब्लम दिखता है आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से, उसको कहा जाते हैं मिक्सिडीमा। ये ओल्ड एज पे होता है। ये भी सेम प्रॉब्लम दिखते हैं, मिक्सिडिमा में भी सेम प्रॉब्लम दिखते हैं, लेकिन इसका नाम थोड़ा अलग रहता है। ये जो तीन प्रॉब्लम हम दिख रहे हैं, ये सारे हो रहा है आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से। अगर आयोडीन हमारे बॉडी में कम हो जाते हैं तो किस कारण की वजह से आयोडीन बॉडी में कम हो सकता है? फर्स्ट जो होते हैं वो है हमारे फूड हैबिट। आयोडीन सोर्स, यूजुअली आयोडीन हमें बहुत नेचुरली हमें मिलता है सी फूड से। क्रैब, प्रॉन, तो सी फिश होते हैं, उसमें आयोडीन बहुत अच्छा खासा अमाउंट पे हमें मिलते हैं। इसी के साथ साथ अगर प्लांट फूड में भी जाते हैं तो प्लांट फूड में नट्स और सीड्स में आयोडीन मिलते हैं। कोई भी सीड्स हो,
वो मस्टर्ड सीड, सिसम सीड, फ्लैक्स सीड, चिया सीड, पंपकिन सीड, सनफ्लावर सीड्स, सारे सीड्स में हमें आयोडीन मिलते हैं। नट्स में भी हमें आयोडीन मिलते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ लीफी वेजिटेबल्स में भी पाए जाते हैं। ओके, ये है नेचुरल सोर्स। और एक प्रॉब्लम आते हैं आयोडीन डेफिशिएंसी क्यों होते हैं उसका और एक कारण है हिल एरियाज। हिली एरियाज में क्या होते हैं, बहुत ज्यादा बारिश हो या फिर कोई भी नेचुरल कैलेमिटीज हो, तो उसके वजह से ना मिट्टी मतलब मिनरल्स जो है, मिनरल्स का एक्चुअली मिट्टी में रहता है, सॉइल कंटेंट मिनरल्स। तो जब ज्यादा से ज्यादा नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से सॉइल इरोशन जब ज्यादा होते हैं, वो हिली एरियाज में ज्यादा होते हैं सॉइल इरोशन, बारिश की वजह से या फिर पानी की वजह से, वो पूरा जो ऊपर वाला मिट्टी का ऊपर वाला जो लेयर है वो ऐसे पिघल के आ जाते हैं, नीचे की तरफ आ जाते हैं। मतलब हिली एरियाज में वहां के जो सॉइल है उस पे आयोडीन कंटेंट कम है। अब उस एरिया पे जो भी कल्टीवेट होता है, जो भी क्रॉप्स हो, वो कल्टीवेशन में नेचुरली आयोडीन कम रहता है। ओके, सो इसके वजह से उन एरियाज में भी लोगों को पहले ना ये गॉइटर का टेंडेंसी बहुत ज्यादा देखा जाते थे। ठीक है, तो इसीलिए आयोडीन की डेफिशिएंसी ना हो, ये सिक्योर करने के लिए गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए थे बाद में, जो कि अभी भी लीगली वही चल रहा है, दैट इज द आयोडाइज्ड सॉल्ट। मतलब आयोडीन एक ऐसा चीज है जो कि हमारे डाइट में, हमारे रेगुलर बेसिस में बहुत कम जरूरत पड़ता है। ओनली ओनली 150 माइक्रोग्राम पर डे हमें जरूरी है। अगर एवरेज मानते हैं, अगर एवरेज मान के चलते हैं, देन इट इज 100 to 200 माइक्रोग्राम पर डे। यही हमारी जरूरत है। ठीक है, तो इसको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ने सॉल्ट में आयोडीन को फोर्टिफाई किए थे, क्योंकि सॉल्ट एक ऐसा मीडियम है जो कि किसी भी कल्चर, किसी भी रिलीजियन, किसी भी फूड में यूज होते हैं। इसलिए सॉल्ट इज द वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस टू फोर्टिफाई द आयोडीन एंड टू प्रिवेंट गॉइटर। ठीक है, तो उसके वजह से जब आयोडाइज्ड सॉल्ट आ गया, फिर गॉइटर का चांस कम। को कहा जाते हैं नेशनल प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम टू प्रिवेंट आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। ठीक है, अच्छा, अब कुछ कुछ टाइम ऐसे भी होते हैं जब बॉडी में आयोडीन ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, अगर ज्यादा हो जाए तब जो प्रॉब्लम होते हैं उसको कहा जाते हैं ग्रेव्स डिजीज या फिर एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर। ठीक है, ये प्रॉब्लम आयोडीन ज्यादा होने से होते हैं। इसमें क्या होते हैं, एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर मींस मेटाबॉलिक रेट जो है वो हाई रहता है, और जो वेट लॉस ज्यादा रहते हैं। इस सिचुएशन में हम बहुत ज्यादा कोल्ड सेंसिटिव हो जाते हैं, और अपियरेंस पे जो दिखता है कि हमारे जो आई बॉल्स होते हैं ना, आई बॉल्स बहुत ज्यादा मतलब बाहर की तरफ एकदम आ जाते हैं। मतलब इतना प्रॉब्लमेटिक ये आई बॉल्स जो है, वो आई बॉल्स पूरा दिखता है कि बाहर की तरफ आ गया। ठीक है, पूरा पूरा जो ये व्हाइट एरिया है। ठीक है, ऐसे प्रॉब्लम हमें दिखते हैं जब आयोडीन ज्यादा हो जाए या फिर एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर में। ओके, ये हो गया हमारा आयोडीन की बात। अब ये जो हम थायराइड डिसऑर्डर देखते हैं ना, जिन लोगों को थायराइड प्रॉब्लम्स होते हैं, हाइपोथायराइड या फिर हाइपोथायराइडिज्म, ये भी इस आयोडीन डेफिशिएंसी या फिर एक्सेस के वजह से होते हैं। ओके, हाइपोथायराइडिज्म मतलब जब आपके थायराइड ग्लैंड काम
कम कर रहा है, हाइपो मीन्स कम। तो जब आपके थायराइड ग्लैंड फंक्शन नहीं कर रहे हैं, कब फंक्शन नहीं करेगा, जब आपके आयोडीन हार्मोन कम रहेगा। सो इट इज हाइपोथायरॉयडिज्म, जो कि हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं वेट गेन के साथ। जिस थायराइड में वेट गेन होते हैं, दैट इज हाइपोथायरॉयडिज्म। और हाइपरथायरॉयडिज्म होते हैं जब आयोडीन हमारे बॉडी में ज्यादा हो जाते हैं। ओके, क्लियर एवरीवन? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, नेक्स्ट इज आयरन। आयरन भी हमें पता है कि आयरन एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल्स है हमारे ब्लड काउंट के लिए, हेमोग्लोबिन के लिए बहुत जरूरी है। एक्चुअली सिर्फ हेमोग्लोबिन नहीं, आयरन के बहुत सारे काम रहते हैं। फर्स्ट, हेमोग्लोबिन सिंथेसिस, ठीक है। नेक्स्ट होते हैं मसल प्रोटीन जो है मायोग्लोबिन, उसको सिंथेसिस करने के लिए भी आयरन जरूरी होते हैं। इस मायोग्लोबिन में जो मायो पोर्शन है, दिस इज आयरन। तो आयरन इसके लिए जरूरी होते हैं। नेक्स्ट, हमारे इम्यून सिस्टम के लिए ये कहा जाते हैं, ये माना जाते हैं कि आयरन हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज को फॉर्म करने में मदद करते हैं, एंटीबॉडी को एक अच्छा खासा एनवायरनमेंट देते हैं ताकि एंटीबॉडी का ग्रोथ प्रॉपर हो पाए। इसीलिए अगर आयरन डेफिशिएंसी हो तो जिन लोगों को एनीमिया रहता है ना, आप देखेंगे उन लोगों को इम्यूनिटी बहुत लो रहता है, बार बार उनको सर्दी खांसी जुकाम जैसा प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है, ऐसे हम देखते हैं। नेक्स्ट क्या होते हैं, एंजाइम सिंथेसिस के लिए कुछ एंजाइम सिंथेसिस होते हैं, जैसे कि डीएनए आरएनए को सिंथेसिस करने के लिए जो चाहिए, हमारे बॉडी में डाइजेशन के लिए जो चाहिए, ऐसे कुछ एंजाइम्स होते हैं जिसको सिंथेसिस करने के लिए भी आयरन चाहिए। ओके, अब आयरन हमें कहाँ से मिलेगा? आयरन का जो फंक्शन है ये फुलफिल करने के लिए हमें आयरन कहाँ से मिलना चाहिए? अगर हम आयरन पे देखते हैं तो आयरन पे बेसिकली दो फॉर्म रहता है। एक होते हैं फेरस फॉर्म या फिर फेरस आयन, विच इज Fe2+, एंड और एक होते हैं फेरिक फॉर्म और Fe3+। हाँ, अब ये जो फेरस फॉर्म है, फेरस फॉर्म ऑफ आयरन वी आर गेटिंग फ्रॉम द एनिमल फूड, ठीक है। किस चीजों में आयरन रहता है? सबसे ज्यादा आयरन एनिमल फूड में हमें मिलता है क्रैब में से, ठीक है। क्रैब में से सबसे ज्यादा आयरन पाए जाते हैं, ऑलमोस्ट 28 मिलीग्राम पर 100 ग्राम पे, 100 ग्राम क्रैब से हमें आयरन मिलते हैं। इसके साथ साथ मीट लीवर में भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट, जो हम रेगुलर बेसिस में यूज करते हैं लाइक एग और फिश, इसमें बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन एग में हमें आयरन मिलते हैं, स्पेशली एग यॉक में आयरन मिलता है 2 मिलीग्राम पर 100 ग्राम्स। मतलब अगर आप 2 या फिर 3 एग, बॉइल्ड एग लेते हैं तो आपको सिर्फ 2 मिलीग्राम आयरन मिलेगा। नेक्स्ट, फिश में सिर्फ 1 मिलीग्राम आयरन रहते हैं पर 100 ग्राम्स के हिसाब से। तो ये आयरन कम रहता है, बट इसमें एक एक्टिविटी, मतलब इसका एक एडवांटेज है कि जितना भी आयरन आप ले रहे हो वो पूरा आपके बॉडी में अब्सॉर्ब हो पाएगा, क्योंकि ये फेरस फॉर्म को लिविंग बॉडी अच्छे से अब्सॉर्ब कर पाते हैं। इसीलिए एनिमल फूड में फेरस फॉर्म रहते हैं, मतलब एनिमल फूड वो भी लिविंग बॉडी है, तो लिविंग बॉडी में फेरस फॉर्म ऑफ आयरन रहते हैं, और वही फेरस फॉर्म को जब हम लेंगे तो हमें
हमारे बॉडी में भी वो अच्छा खासा अमाउंट पे अब्सॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये जो फेरिक फॉर्म है, फेरिक फॉर्म हमें मिलता है प्लांट फूड से। ठीक है, प्लांट फूड में आयरन कंटेंट बहुत ज्यादा मात्रा में रहता है। अगर हम लीफी वेजिटेबल्स की बात करते हैं तो लीफी वेजिटेबल्स में नियर अबाउट 100 ग्राम लीफी वेजिटेबल्स से हमें 20 to 30 ग्राम ऑफ आयरन मिल जाते हैं। ठीक है, तो प्लांट फूड में हमें मिलता है बहुत ज्यादा अमाउंट पे आयरन मिलता है। प्लांट फूड में आयरन का सोर्सेस क्या है? कोई भी लीफी वेजिटेबल्स, बीट रूट, इसके साथ जो डेट्स होते हैं उस पे हमें आयरन मिलते हैं। ओके, बट द प्रॉब्लम इज जैसे कि लिविंग बॉडी या फिर ह्यूमन बॉडी फेरस फॉर्म को अब्सॉर्ब करते हैं, तो इसीलिए जब हम प्लांट फूड से आयरन लेंगे तो वो हमारे बॉडी में अब्सॉर्ब नहीं होगा। इसीलिए हमें क्या करना है, प्लांट फूड के साथ मतलब फेरस फॉर्म के साथ कंबाइन करना है विटामिन सी, तब जाके वो फेरस फॉर्म पे कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वो हम हमारे बॉडी में अब्जॉर्ब कर पाएंगे आसानी से। इसीलिए, और क्यों इसको करना चाहिए, क्योंकि एनिमल फूड में से आयरन रिक्वायरमेंट हमारा फुलफिल नहीं होगा। अगर हम चाहते हैं कि सिर्फ एनिमल फूड से ही हमारा आयरन रिक्वायरमेंट फुलफिल करे, देन इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि आयरन रिक्वायरमेंट हमारा बहुत ज्यादा रहता है। एडल्ट मेल के लिए आयरन रिक्वायरमेंट रहता है 17 मिलीग्राम पर डे, और फीमेल के लिए ये आयरन रिक्वायरमेंट रहता है 21 मिलीग्राम पर डे। अगर प्रेगनेंसी या फिर लैक्टेटिंग पीरियड में है सो ये रिक्वायरमेंट हो जाते हैं 35 मिलीग्राम पर डे, वेरी हाई, जो कि सिर्फ एनिमल फूड हमें प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। और अगर इतना एनिमल फूड से हमें लेना है तो बहुत ज्यादा लेना पड़ेगा, दैट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल एंड दैट शुड नॉट बी डन। इसीलिए हमें प्लांट फूड को रखना है। प्लांट फूड हम जब भी लेंगे तब हमें विटामिन सी को उसके साथ कंबाइन करना है, देन ओनली वी विल गेट द इंटायर अमाउंट ऑफ आयरन। ओके, क्लियर? यहां तक क्लियर है सबको? ओके, अब आयरन के जब डेफिशिएंसी होते हैं तो डेफिशिएंसी में प्रॉब्लम क्या आते हैं? फर्स्ट आते हैं एनीमिया, इसी के साथ लो इम्यूनिटी। ओके, हेयर लॉस की प्रॉब्लम आते हैं ज्यादा, मेंस्ट्रुअल साइकिल में ज्यादा प्रॉब्लम आते हैं, हम बहुत ज्यादा फैटिग हो जाते हैं, वीकनेस बहुत ज्यादा आते हैं, क्योंकि आयरन नहीं बन रहा है। इसका मतलब हीमोग्लोबिन नहीं बन रहा है, और हीमोग्लोबिन का ही काम है ऑक्सीजन को सेल तक लेकर जाना। तो अगर हीमोग्लोबिन नहीं है तो नेचुरली ऑक्सीजन सेल तक नहीं जाएगा एंड नेचुरली हमारा जो वीकनेस है वो बढ़ता जाएगा। ओके, दिस इज आयोडीन एंड आयरन। इसके साथ नेक्स्ट अब और एक इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं जिंक। जिंक एक इंपॉर्टेंट को फैक्टर की तरह काम करते हैं हमारे बॉडी में, जो कि ये जो मेटाबॉलिज्म चल रहा है, एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है, उसमें भी जिंक काम आते हैं। इसी के साथ इम्यून सिस्टम को भी इंप्रूव करने के लिए जिंक की जरूरत है। जिंक हमें मिलता है सीड्स से। जो कोई भी सीड्स हो, वो नॉर्मल पंपकिन सीड्स या फिर वाटरमेलन सीड्स, तो ऐसे जो वेजिटेबल सीड्स होते हैं उस पे जिंक बहुत ज्यादा अमाउंट पे हमें मिलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मिनरल इज सेलेनियम। सेलेनियम इज वन ऑफ द एंटीऑक्सीडेंट रिच मिनरल, ठीक है, जो कि हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन देने के लिए, सेल डैमेज को प्रिवेंट करने के लिए मदद करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट मैंगनीज एक्ट्स एज द कोफैक्टर। इसके साथ मैंगनीज हमारे नर्व टिश्यू के लिए भी जरूरी होते हैं। नेक्स्ट कॉपर। कॉपर अभी हाल फिलहाल में कॉपर
बहुत चल रहा है, मतलब कॉपर वेसल्स, कॉपर जग, कॉपर बॉटल, कॉपर ग्लास, मतलब उस पे पानी पीना है, तो ये बहुत चल रहा है कॉपर का जो क्राइटेरिया अभी चल रहा है। ऑब्वियसली कॉपर इज वेरी गुड, बट कॉपर के मेजर फंक्शन होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, और हमारे बॉडी को कूल डाउन करने के लिए, हमारे बॉडी में वाटर बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। अच्छा, तो बाकी जो सारे मिनरल्स होते हैं, दीज आर नोन एज द ट्रेस एलिमेंट, क्योंकि इसका जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं लाइक मॉलिब्डेनम और फ्लोराइड और एनीथिंग, द रिक्वायरमेंट इज वेरी वेरी लेस। अगर फ्लोराइड की बात करते हैं तो फ्लोराइड हमें चाहिए पूरे दिन में सिर्फ 1 ppm, जो कि हमारे बोन्स और दांतों के लिए जरूरी है। इससे अगर ज्यादा हो जाते हैं, अगर फ्लोराइड हमारे पानी से ही आते हैं, तो अगर वो ज्यादा हो जाते हैं, मतलब 2 ppm से ज्यादा, देन इट इज नोन एज द वाटर पोल्यूशन, पोल्यूटेड वाटर। तो फ्लोराइड हमें बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। मॉलिब्डेनम, ये भी हमारे बॉडी में एज को फैक्टर, को एंजाइम काम करते हैं। तो बाकी जो सारे मिनरल्स हैं वो बेसिकली इंटरनल बॉडी सिस्टम में मेटाबॉलिक फंक्शंस में केमिकल रिएक्शंस पे एज को फैक्टर, को एंजाइम काम करते हैं। ठीक है, तो ये है टोटल माइक्रो मिनरल्स के बारे में। ओके, क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, सो ये हो गया हमारा मिनरल्स का चैप्टर कंप्लीटेड। अब नेक्स्ट जो बात करना है, कि आप लोगों को शायद मैं एग्जाम के बारे में बताई थी इसके पहले भी, तो जैसे कि आप लोगों का मिनरल्स भी कंप्लीट हो रहा है, आप इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। जो भी प्रीवियस वीडियोस आपको मिल चुका है अभी अभी तक, उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, क्योंकि आप लोगों का एग्जामिनेशन हो सकता है, मतलब इंटरनल फर्स्ट पेपर आप लोगों को हो सकता है कि मार्च अप्रैल, हाँ, मई के लास्ट पे या फिर जून के फर्स्ट वीक पे हो सकता है। ठीक है, आप मान के चलिए मई लास्ट वीक पे आप लोगों का इंटरनल फर्स्ट पेपर रहेगा। तो इसीलिए अच्छे से रिवाइज कीजिए। अभी तक जो कुछ भी हुआ है मिनरल्स तक तो होगा ही, इसके साथ वाटर होगा, हमारा नेक्स्ट चैप्टर वाटर रहेगा। उसके बाद अगर एक्स्ट्रा और भी जो चैप्टर्स हैं उसमें मैं बता दूंगी कि क्या क्या रहेगा उससे। लेकिन अभी तक ये फिक्स्ड है दैट फंडामेंटल्स ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन, ह्यूमन बॉडी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर, ये 8 चैप्टर आपको रहेगा ही। तो इसीलिए अच्छे से अभी से रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, आप लोगों का इंटरनल फर्स्ट पेपर 30 मिनट्स का टाइम रहेगा, एमसीक्यू टाइप रहेगा, एंड 25 क्वेश्चंस विल बी देयर फॉर 25 मार्क्स। ओके, एंड दैट विल बी ऑनलाइन मोड। ओके, सो ठीक है एवरीवन, आज के लिए हमारा क्लास इतना ही। हमारा आज के टॉपिक यहीं पे खत्म हो गया। तो फिर नेक्स्ट क्लास पे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे, बाय।